रूस पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। रूसी नियंत्रण वाले खैरसोन में धमाके हुए हैं। खैरसोन के अस्पताल पर गिर गया है बम। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है। साल 2024 की आज की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त ये है कि साल 2024 का आखिरी दिन रूस के लिए बहुत विनाशक बनकर आया है। 31 दिसंबर की सुबह से ही यूक्रेन ने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के 5 प्रांत धमाकों से दहल उठे हैं। यूक्रेन ने रूस के अलग अलग शहरों पर तिहरे हमले किए हैं। ये हमले बाइडेन की ओर से यूक्रेन को मदद जारी करने के बाद किए गए हैं। यूक्रेन ने एक साथ अपनी ड्रोन फोर्सेस, गुरिल्ला टीम और एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। रूस के सीमाई इलाकों में लेकर मॉस्को और कजान तक यूक्रेनी सेना ने हमले किए हैं। रूस में 2024 का अंत यूक्रेन के बारूद से हुआ है, लेकिन यूक्रेन में 2025 की शुरुआत रूसी मिसाइल हमलों से हो सकती है। इकतीस दिसंबर का सूरज उगने से पहले ही यूक्रेन ने रूस की धरती पर हमले शुरू किए और अंधेरा छटते ही रूसी धरती दहकने लगी। यूक्रेन ने एक साथ 3 तरीके से रूस पर हमलों की शुरुआत की। सबसे पहले रूसी धरती पर ड्रोन हमले शुरू किए। इसके साथ ही गुरिल्ला फोर्सेस ने घातक हमले शुरू कर दिए। रूस में सक्रिय यूक्रेनी एजेंट्स ने जगह जगह आगजनी शुरू कर दी। बीते 15 दिन में 3 बार यूक्रेन ने चेचनिया के ग्रोजनी को निशाना बनाया। ग्रोजनी में यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से ग्रोजनी के एक गैस स्टेशन में आग लग गई। प्रेशर टैंक फटने से गैस स्टेशन के पास एक कार रिपेयर सेंटर में भी आग लग गई। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई। हालांकि गैस स्टेशन से भड़की आग 450 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई। ग्रोजनी में आग बुझाने के लिए 14 यूनिट फायर ब्रिगेड लगानी पड़ी। ग्रोजनी के साथ साथ यूक्रेन ने रूस के स्मोलेंस्क शहर पर भी ड्रोन हमले किए। पश्चिमी रूस के इस शहर में 31 दिसंबर की सुबह एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से स्मोलेंस्क के एक ऑयल डिपो में आग लग गई। ऑयल डिपो में भड़की आग 31 दिसंबर की दोपहर तक नहीं बुझाई जा सकी। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के साथ साथ यूक्रेनी एजेंट्स ने मॉस्को रीजन में भी कई जगह आगजनी की। मॉस्को क्षेत्र के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक आग भड़क गई। इसे यूक्रेनी एजेंट्स का सबोटाज हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के ग्रोजनी और स्मोलेंस्क पर हमलों के साथ साथ रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया पर भी कई हमले किए हैं। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में कई धमाके हुए हैं। रिपोर्ट है कि यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस ने यहां हमले किए हैं। इसके साथ ही रूस के नियंत्रण वाले अजोव सागर तट के पर्स्क पोर्ट पर भी धमाके होने की रिपोर्ट है। इन हमलों से सेवास्तोपोल के एक इलाके में आग भी भड़क गई। 31 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के 2 नेवल बेस को टारगेट बनाया। सेवास्तोपोल बेस पर ड्रोन से हमले किए गए, लेकिन यहां ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि रूस पहले ही ब्लैक सी फ्लीट के इस बेस से अपने जहाज पीछे हटा चुका है।
रूस का पहला टारगेट बना रूसी नेवी का सेवेस्तोपोल बेस। यहां ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन के इस हमले से रूस के नेवल सपोर्टिंग उपकरण तबाह हो गए। जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि सेवेस्तोपोल से रूस ने जहाज पहले ही पीछे हटा लिए थे। सेवेस्तोपोल से हटाकर रूस ने अजोव सागर बेस पर जहाज तैनात कर दिए हैं। इसीलिए यूक्रेन का दूसरा टारगेट बना अजोव बेस और यहां भी ड्रोन हमले किए गए। रिपोर्ट है कि अजोव बेस पर 3 धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। हालांकि अजोव बेस पर नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं और उसी वजह से धमाके हुए हैं। रूसी शहरों और नेवल बेस पर बारूद बरसाने के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी फोर्सेस पर गुरिल्ला हमले भी किए हैं। रूसी शहर कजान के पास मारियल में दानिलोवो मिलिट्री बेस पर यूक्रेन ने गुरिल्ला हमले किए और इन हमलों से पहले इस बेस के फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। मारियल के दानिलोवो मिलिट्री बेस पर यूक्रेन गुरिल्ला फोर्सेस ने घुसपैठ की। यूक्रेन के क्रीमियन तातार रेजिस्टेंस लड़ाकों ने मिलिट्री बेस पर हमला बोला। रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के बढ़ते हमलों के बाद नए साल में जंग और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दे दी है। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 21,500 करोड़ रुपए की मदद जारी कर दी है। यूक्रेन को अमेरिका से 21,500 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सप्लाई होने वाली है। जाहिर है ट्रंप की वापसी से पहले यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की तीव्रता बढ़ाने वाला है। ट्रंप की वापसी से जंग रुकने की उम्मीद है, लेकिन यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप की वापसी के बाद भी आजादी की जंग जारी रहेगी। ज़ेलेंस्की प्रशासन के प्रमुख आंद्रे यरमाक ने कहा है कि यूक्रेन की ट्रंप फैक्टर पर नजर है। अगर हथियारों की सप्लाई बंद होती है तब भी यूक्रेन की जंग जारी रहेगी। किसी भी शांति मसौदे में मॉस्को के सामने कीव पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। कीव के इस रुख पर क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी धरती पर लगातार हमले करके यूक्रेन को शांति समझौते की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रूस अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन के लगातार बढ़ते हमलों के बाद यह माना जा रहा है कि ट्रंप की वापसी से पहले ही पुतिन यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमलों का आदेश दे सकते हैं। यूक्रेन पर ओरेश्निक जैसी विनाशक मिसाइलों से हमले फिर शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बैकफुट पर जा रही यूक्रेनी सेना ने अचानक गजब का पराक्रम दिखाया। यूक्रेन में 10 जगहों पर अचानक युद्ध की रफ्तार में नया परिवर्तन देखा जा रहा है। यूक्रेन अपनी जमीन पर भी रूसी सेना पर पलटवार कर चुका है और एक ही दिन में 2000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का संहार हो गया है। रूस की सेना जिन मोर्चों पर यूक्रेन को बेहद कमजोर मान रही थी, वहां अचानक बारूद की बरसात होने लगी है। माना जा रहा है कि नेटो ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन में हथियार पहुंचाया है। आशंका यह भी है कि यूक्रेन विदेशी सैनिकों का पहुंचना शुरू हो गया है और नेटो यूक्रेन की हार टालने के लिए पूरा जोर लगाने वाला है। रूस के जिन मोर्चों पर कई दिनों से खामोश थे यूक्रेनी फौज, वहां अचानक शुरू हो गए धमाके।
रूस की आर्मी जिन जगहों पर इत्मीनान होकर बैठी थी, उन इलाकों में अचानक खलबली मच गई। रूस की सेना जब तक संभल पाती, यूक्रेनी हमलों से खुद को बचाती, यूक्रेन बहुत बड़ा संहार करने में कामयाब हो गया। चौबीस घंटे में ही रूस के 2000 सैनिकों की मौत का दावा है। रूसी सेना के कई ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। आर्टिलरी और हथियार गोदामों को यूक्रेनी सेना ने नष्ट कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं, लेकिन अब किम की सेना ने रूसी सैनिकों पर ही हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की सेना ने रूसी सैनिकों पर हमला कर दिया। नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूसी फौज को यूक्रेनी सेना समझ बैठी। रूसी भाषा नहीं समझ पाने की वजह से यह गलतफहमी हो गई। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत की खबर है। किम की फौज ने कई रूसी वाहनों को भी नष्ट कर दिया। रूस की सेना की तरफ नॉर्थ कोरिया की टुकड़ी को लगातार फायरिंग रोकने का संदेश दिया जा रहा था, लेकिन रूसी भाषा के संदेश को नॉर्थ कोरियाई सैनिक समझ ही नहीं सके। कुर्स्क में रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज ने भी जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में रूस की 2 ब्रिगेड को खत्म कर दिया। रूस की तरफ से 2500 सैनिकों को कुर्स्क भेजा गया है। लेखोवो में यूक्रेन ने ड्रोन और आर्टिलरी से हमला किया। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसी लगातार ऑपरेशन चला रही है। ज़ेपोरिज़िया के जिन हिस्सों में रूस के सैनिकों का कब्जा है, वहीं यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मोर्चा संभाला है और सटीक जानकारी के बाद हाइमार्स से रूसी सेना पर हमला किया जा रहा है। पिछले दिनों रूसी सेना की मीटिंग के दौरान हमला हुआ था। अब रूसी सेना के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया है। यूक्रेनी सेना के हमले में 6 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने हमले के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूसी कमांड सेंटर में मिसाइल धमाके से भारी तबाही हुई है। रूसी सेना ने एक इमारत में कमांड सेंटर बनाया हुआ था। इसी तरह पिछले दिनों रूसी सेना के सीनियर अफसरों को भी निशाना बनाया गया था। ज़ेपोरिज़िया के एक बड़े हिस्से में रूस का कब्जा है, जहां कई कमांड सेंटर बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त यमन में अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन चल रहा है। सना में हूती ठिकानों पर बमबारी हुई और कुछ देर पहले यूएस वायुसेना के हमले हुए हैं। यूक्रेन का खात्मा करने के बाद पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर दिए हैं। अब पुतिन ने बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। रूस ने हमले का पैटर्न बदला है, जिसके तहत प्रॉक्सी और हाइब्रिड अटैक किए जाएंगे। नए पैटर्न से नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। नेटो ने सदस्य देशों को अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा बाल्टिक सागर में अतिरिक्त फ्लीट भेजकर रूस को रोकने की तैयारी की जा रही है। यानी अब बाल्टिक सागर युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है, जहां रूस और नेटो आपस में टकरा सकते हैं।
सिर्फ यूक्रेन काफी नहीं, पुतिन को पूरे यूरोप में अपना दबदबा चाहिए। फिर चाहे कितनी ही तबाही क्यों ना हो जाए। पुतिन ने नए साल में हमले के लिए नए टारगेट तय कर लिए हैं, उसके लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है। अब बस यूक्रेन का खात्मा हो जाए। एक तरफ यूक्रेन से सीधे युद्ध लड़ा जा रहा है, बमबारी की जा रही, मिसाइलें दागी जा रही, ड्रोन से तबाही मचाई जा रही। दूसरी तरफ रूस ने हाइब्रिड वॉर की तैयारी कर ली, जिसमें नेटो देशों पर प्रॉक्सी हमले कराए जाएंगे, जिससे नेटो बैकफुट पर आ सके। इसके लिए पुतिन की सेना ने नेटो से युद्ध का पूर्वाभ्यास भी शुरू कर दिया है। खास तरह से हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे नेटो देशों में घुसकर हमले किए जा सके। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी किया है। रूस अब हाइब्रिड हमले की तैयारी में है। रूस ऐसा नेटो देशों के खिलाफ कर सकता है। रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसके मुताबिक बेहद सीक्रेट तरीके से नेटो देशों में कोहराम मचाने की तैयारी है। 3 तरह से हमले करने वाला है। पहला तरीका सबोटाज हमले, दूसरा तरीका आत्मघाती हमले, तीसरा तरीका एजेंट के जरिए विस्फोट। हालांकि रूस प्रॉक्सी हमले पहले भी नेटो देशों में करा चुका है, लेकिन इस बार एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, खासतौर से उन देशों के विरुद्ध जो यूक्रेन को लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं। अब रूस के टारगेट सुन लीजिए, वो कहां इस तरह के हमले कर सकता है। टारगेट नंबर 1 गैस पाइपलाइन, दूसरे नंबर पर नेटो देशों के ऊर्जा संयंत्र हैं, जबकि तीसरा टारगेट यूरोप में मौजूद नेटो मिलिट्री बेस। चौथे नंबर पर यूरोप में अमेरिका के सैन्य ठिकाने। पांचवा टारगेट नेटो देशों में मौजूद डिफेंस इंडस्ट्री। टारगेट 6 है हथियार गोदाम। 7वें नंबर पर नेटो देशों के दूतावास। यानी पुतिन पूरी तरह तैयार है कि वो यूरोप में कोहराम मचाकर रहेंगे। ऐसे में नेटो से सीधा टकराव तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस बाल्टिक से लेकर काला सागर तक अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। ब्लैक सी रूट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब वो बाल्टिक में भी नेटो की नो एंट्री कराने की तैयारी में है। इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन बाल्टिक शुरू कर दिया है। कैलिनिनग्राद न्यूक्लियर बेस वॉर रेडी कर दिया है, जिससे युद्ध होने की सूरत में तुरंत हमला किया जा सके। इससे घबराकर नेटो ने भी बाल्टिक में तैनाती बढ़ा दी है। इंडो पैसिफिक और ब्लैक सी से उसकी फ्लीट बाल्टिक की तरफ पहुंच रही है। रूस ने बाल्टिक सागर पर कब्जे का ब्लूप्रिंट बना लिया है। रूस ने एक रेड लाइन बनाई है जहां तक वो अपना कब्जा करना चाहता है। ब्लूप्रिंट के तहत रूस सबसे पहले बाल्टिक में बिछी पावर केबल को तबाह कर सकता है, जो बाल्टिक और नॉर्डिक देशों तक जाती है, और इसके अलावा इंटरनेट केबल को भी विस्फोटक से उड़ा सकता है, जिसमें बाल्टिक देशों में इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए। इसके अलावा अगर लाल घेरे में कोई भी नेटो वॉरशिप घुसा तो उसे हमला करके तबाह कर दिया जाएगा। इसके लिए कैलिनिनग्राद में मिसाइल वॉर रेडी कर दिया गया है, और साथ ही रूस अपने वॉरशिप बाल्टिक में तैनात करके बाल्टिक में नेटो शिप की एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि बाल्टिक में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और इसके लिए पुतिन सीक्रेटली तैयारी कर रहे हैं। कैलिनिनग्राद पर तैनात मिसाइलें साइलों में वॉर रेडी कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि कुछ ही मिनटों में कहीं भी परमाणु हमला किया जा सकता है। रूस के हमले के खतरे को देखते हुए नेटो ने अपने सदस्य देशों को अलर्ट जारी कर दिया है।
रूस हाइब्रिड हमले कर सकता है, सतर्क रहने की जरूरत है। एयरबेस और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को अलर्ट मोड पर डालना आवश्यक हो गया है। सबसे ज्यादा खतरा बाल्टिक में बिछाई गई डेटा और पावर केबल को लेकर है, जिन्हें रूस काट सकता है। खासतौर से बाल्टिक और नॉर्डिक देशों तक जाने वाली केबल को काटकर रूस हाइब्रिड हमले का पहला चरण शुरू कर सकता है। जिससे बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में बिजली संकट पैदा हो जाए और इंटरनेट बंद होने से उनके डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर दे। नेटो ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें 2017 में रूस के जैपेड वॉर ड्रिल का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि रूस 2017 से बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। जैपेड ड्रिल के दौरान भी उसने नॉर्वे, फिनलैंड और एस्टोनिया पर हमले किए थे। अब बाल्टिक देशों की तरफ रूस की 14वीं सेना कोर नॉर्वे के तट की ओर बढ़ रही है, जबकि एस्टोनिया की नॉर्वे बॉर्डर पर घेराबंदी की जा रही है। इसके अलावा रूस फिनलैंड के इवालो बेस पर कब्जा करने के लिए फिनलैंड बॉर्डर पर सेना तैनात कर सकता है। इसे देखते हुए नेटो जल्द ही फिनलैंड में युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है। इसके लिए एक दिन पहले नेटो सहयोगियों की एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें एस्टोनिया और फिनलैंड को जोड़ने वाली 170 किलोमीटर लंबी समुद्री केबलों को ध्वस्त करने पर भी चर्चा हुई, जिसे रूस ने हाल ही में नुकसान पहुंचाया था। हालांकि नेटो इसे साबित नहीं कर पाया कि इसके पीछे रूस है, लेकिन अब रूस की बाल्टिक में सैन्य गतिविधि बता रही है कि वो जल्द बाल्टिक में घेराबंदी करके उसे ब्लॉक कर सकता है। अब अगर नेटो इसे रोकता है तो बाल्टिक में बारूदी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त यूएस के यमन ऑपरेशन की एक और तस्वीर आ गई है। सना में नजर आ रहे हैं धुएं के गुबार और हूती के ठिकानों पर यूएस की बमबारी जारी है। तो जिस बात की आशंका थी वही हो रहा है। यमन की राजधानी सना में अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि आज आधी रात इजरायली एयरफोर्स भी हूती पर बारूदी वज्रपात कर सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब इजरायल हूती की शक्ति समाप्त करने की तैयारी में है। इजरायल हूती पर मिसाइल वर्षा इसीलिए करेगा क्योंकि आज हूती ने एक बार फिर से इजरायल की धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइल से विस्फोट किया। हूती के टारगेट पर इजरायल का बेन गुरियन एयरपोर्ट था। यही वजह है कि आधी रात इजरायल हूती का दहन कर सकता है। यमन में एक बार फिर से इसी तरह का विनाश हो सकता है। सना और उदैदा में विनाश की ऐसे ही आंधी आ सकती है। आज रात हूती शक्ति की समाप्ति हो सकती है। इजरायल और अमेरिका यमन में संयुक्त एयर ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। यमन में तबाही का कारण बनेगा हूती का वो हमला जो उसने नए साल के पूर्व दिवस पर तेल अवीव में किया। हूती ने एक बार फिर से बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विस्फोट करने की कोशिश की। हूती ने बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ एक के बाद एक 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर की। हूती के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ उसने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें छोड़ी, लेकिन हूती का यह हमला भी कामयाब नहीं हो सका।
इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस ने हूती की तीनों मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। 26 दिसंबर को इजराइल ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था। इस बात से भड़का हूती तभी से बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट कर रहा है। पिछले 5 दिनों में हूती बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 3 बार धमाका करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उसका प्रयास अब तक सफल नहीं हो सका है। जब से इजराइल ने सना और हुदैदा में बमबारी की है, तब से हूती के लड़ाके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। हूती ने दावा किया है कि उसने इजरायली धरती पर 10 दिन के अंदर 13 बार हमले किए। 31 दिसंबर को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला, 25 दिसंबर को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक, 24 दिसंबर को तेल अवीव के डेमोना को टारगेट किया, 21 दिसंबर को हूती ने मध्य इजराइल के शहरों में धमाके किए, 20 दिसंबर को भी फिलिस्तीन 2 मिसाइलों से हमला किया, 14 दिसंबर को तेल अवीव, अश्कलोन, इलात को टारगेट किया। इजराइल का दावा है कि उसने हूती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, तो हूती का दावा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उसका हमला सफल रहा। हालांकि सच क्या है, इसकी आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। सवाल यह है कि आखिर हूती बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह करने की कोशिश क्यों कर रहा है। इजराइल के लिए यह एयरपोर्ट रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल बेन गुरियन इजराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। मिडिल ईस्ट के टॉप 5 एयरपोर्ट में से एक है। इजराइल का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट में से एक है। इजराइल को एशिया, अमेरिका और यूरोप से जोड़ता है। एयरपोर्ट का नामकरण इजराइल के पहले पीएम के नाम पर किया गया है। यह इजराइल के गौरव का प्रतीक माना जाता है। हूती इजराइल के गौरव को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। सना एयरपोर्ट पर हमले का बदला लेने का प्रयास कर रहा है। अब सवाल यही है कि हूती अचानक से इतना विध्वंसक कैसे हो गया? क्या रूस हूती के गुप्त रूप से मदद कर रहा है? फिलहाल तो इजराइल का यही दावा है। यूएनएससी की मीटिंग में इजराइल ने कहा है कि रूस हूती को न सिर्फ हथियार दे रहा है, बल्कि इजराइल में हमले के लिए खुफिया जानकारी भी साझा कर रहा है। यूएनएससी के ही मंच से इजराइल ने ईरान और हूती को चेतावनी दी। इजराइल के प्रतिनिधि ने कहा कि हूती के हमले का भयानक परिणाम होगा। हूती अगर नहीं माना तो इजराइल उसे खत्म कर देगा। अमेरिका ने भी यूएनएससी में हुंकार भरी। यूएन में अमेरिका के उप प्रतिनिधि डोरोथी शिया ने कहा कि अमेरिका के लिए जो भी खतरा पैदा करेगा उसका अंत निश्चित है। जाहिर है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने हूती के अंत का संदेश प्रसारित कर दिया है। इसी के बाद माना जा रहा है कि आधी रात इजराइल और अमेरिका यमन में हूती पर अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल वर्षा कर सकते हैं। नए साल में हूती को बहुत बड़ा जख्म मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा और सीरिया दोनों मोर्चों पर इजरायली सेना का अभियान जारी है। सीरिया में मौजूद हथियारों के जखीरे को भस्म करने के लिए इजरायली वायुसेना लगातार हमले कर रही है। दूसरी तरफ इजराइल पर फिर हमास ने गाजा से रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना ने गाजा के कई इलाकों में सर्च अभियान चलाया है। अस्पतालों के बाद रिहायशी इलाके और राहत शिविरों में भी सेना का मिशन जारी है। इजराइल की वायुसेना इन दिनों 2 मोर्चे पर काम कर रही है।
वायुसेना का पहला टारगेट है गाजा में हमास के ठिकाने और दूसरी तरफ सीरिया में रूसी हथियार के गोदाम। सीरिया में मौजूद हथियारों के जखीरे को भस्म करने का अभियान लगातार जारी है। इजरायल ने अब दमिश्क के आसपास मौजूद रूसी सेना के ठिकानों को टारगेट किया है। इन जगहों से रूस के सैनिक तो जा चुके हैं, लेकिन हथियारों का भारी जखीरा मौजूद है। इजरायल नहीं चाहता कि हथियार HTS तक पहुंचे। इजरायल रूसी हथियारों को बड़ा खतरा मानता है। रूसी हथियारों का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ हो सकता है। रूस के हथियारों को भस्म करके इजरायल खुद को सुरक्षित कर रहा है। सीरिया की सेना के डिपो और रूसी हथियारों को भस्म करने के इस मिशन में कई लोगों की मौत हो चुकी है। दमिश्क में भी 11 लोगों की मौत की खबर है। दूसरी तरफ गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इजरायल के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच भी हमास के हौसले कायम हैं और तेल अवीव को टारगेट करके फिर कई रॉकेट दागे गए। जबालिया कैंप में कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। जबालिया इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी है। 3 दिनों में जबालिया में कई बार हवाई हमले भी किए गए। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके रिहायशी इलाकों और राहत शिविरों में छिपे हैं। जिसकी वजह से कई इलाकों को खाली कराया गया है। फिलहाल इजरायल के सभी हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। हमास भी खामोश नहीं है। हमास ने 5 सैनिकों को मारने का दावा किया। हमास के हमले में एक मरकाबा टैंक भी नष्ट हो गया। इजरायली सेना के वाहन को भी भस्म कर दिया गया। सेना पर हमले के लिए हमास के लड़ाके अब जमीन में गड्ढा खोदकर विस्फोटक भी लगा रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने सेना पर कई जगहों पर हमला किया है। फिलहाल जिन जगहों से रॉकेट दागे गए और जिन इलाकों से सेना की टुकड़ी पर हमले हुए, वहां वायुसेना हमला कर रही है। भारी बमबारी के बीच फिर कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। गाजा का बहुत बड़ा इलाका खंडहर बन चुका है, लेकिन अब नए सिरे से शुरू हुए अभियान से लग रहा है कि इजरायल संपूर्ण गाजा को मलबे का ढेर बनाने जा रहा है। इजरायल का मकसद बड़ी तबाही मचाकर गाजा पर कब्जा करना हो सकता है। गाजा में फिलहाल मौसम ठंडा है और हल्की बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद आम लोगों की मुश्किल बहुत बढ़ गई है। बेघर हो चुके लोगों के सामने खाने पीने का संकट है और ठंड से बचाव के कोई उपाय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पाकिस्तान में तालिबानी लड़ाके कोहराम मचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है और इन सब के अलावा वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में भी विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी फौज का हौसला टूट रहा है। मुनीर सेना कई इलाकों से पीछे हट रही है। अब वहां विद्रोही गुट कब्जा कर रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिलने लगा है। हालात ऐसे हैं, अगर शहबाज कुछ एक्शन नहीं ले पाए तो पाकिस्तान अपने कई इलाके खो सकता है। जैसा तालिबान ने ऐलान किया था वैसा करके भी दिखा दिया।
अफगानिस्तान के कई इलाकों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। अब उसका बदला तालिबान ने लिया है। और ये उसी का सबूत है। टीटीपी के लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर कब्जा करके झंडा लहरा दिया है। कई जगह टीटीपी लड़ाके जश्न मनाते दिख रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी लड़ाकों के कब्जे का वीडियो है, जिसमें टीटीपी लड़ाके सैन्य बेस के वॉच टावर तक जा पहुंचे। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिक हथियार छोड़कर भाग गए थे, जिन पर टीटीपी ने कब्जा जमा लिया। टीटीपी लड़ाकों को स्थानीय लोगों का भी समर्थन है, इसलिए जब लड़ाके पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई लोग लड़ाकों के साथ सेल्फी भी लेने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में करीब करीब सभी पाकिस्तानी पोस्ट पर टीटीपी का कब्जा हो चुका है। इस दौरान कई पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इस वीडियो में देखिए कैसे एक पाकिस्तानी सैनिक हाथ उठाकर सरेंडर कर रहा है। जैसे ही वो तालिबानी लड़ाकों के पास पहुंचा, उसे पकड़ लिया गया। इसी तरह पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला टूट रहा है। वो या तो भाग रहे हैं या फिर हथियार डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान में भी विद्रोहियों ने कई पोस्ट पर हमला करके उस पर कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा सैन्य बेस पर रखे हथियार लूट लिए हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या तालिबान पाकिस्तान के दोनों प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान छीन लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग गए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान टूट सकता है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के लड़ाके मिलकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी ड्यूरन लाइन को लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में पुराना विवाद है, क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन को नहीं मानता है। ऐसे में वो ड्यूरन लाइन के उस तरफ वाले पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इसमें पाकिस्तान एक कमजोर देश साबित हो रहा है, क्योंकि उसके सैनिक वहां टिक नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ, जबकि पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि उसने 4 लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि कई घायल हुए हैं। पाकिस्तान ये नहीं बता रहा कि उसके कई सैनिक पोस्ट छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालत पर वहां की आवाम खूब भला बुरा कह रही है। हालांकि शहबाज सरकार ने तालिबान के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। शहबाज की सेना मैदान छोड़ रही है और टीटीपी लड़ाके बाजी जीतते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ट्रंप सरकार में DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के कमान संभालने वाले अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क ज़ेलेंस्की पर भड़के हुए हैं। मस्क ने यूक्रेन को राष्ट्रपति को अमेरिकी दौलत लूटने वाला लुटेरा कहा है। इससे पहले भी मस्क ज़ेलेंस्की पर कई बार भड़क चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें लुटेरा क्यों कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ट्रंप सरकार में सबसे ताकतवर इंसान माने जाने वाले एलॉन मस्क ने संकेत दे दिए हैं कि यूक्रेन की अमेरिका नीति किस दिशा में मुड़ने वाली है। यूक्रेन की जंग में अमेरिका की मदद उसके लिए ऑक्सीजन का काम करती है, लेकिन लगता है कि 20 जनवरी के बाद अमेरिका से ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने वाली है। ट्रंप सरकार में डॉचे की जिम्मेदारी संभालने जा रहे एलॉन मस्क ने अपनी एक्स पोस्ट में इसके संकेत दे दिए हैं। मस्क ने ट्विटर पर लिखा है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका में हुई डकैतियों के सबसे बड़े चैंपियन हैं। एलॉन मस्क ने यह बयान तब दिया है जब बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 21,500 करोड़ रुपए की मदद जारी की है। इस मदद से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की जाएगी।
अपने चुनाव प्रचार में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जेलेंस्की को बेस्ट सेल्समैन बताया था और कहा था कि वो अपने हालात अमेरिका के सामने बेचकर $1 बिलियन एक झटके में ले जाते हैं। संकेत साफ है कि सत्ता संभालते ही ट्रंप यूक्रेन को वित्तीय और हथियारों की मदद बंद कर सकते हैं। रूसी मीडिया ने मस्क के इस बयान को प्रमुखता से छापा है और इसके साथ ये ब्यौरा भी दिया है कि यूक्रेन अब तक अमेरिका से कितने डॉलर ले चुका है। युद्धकाल में यूक्रेन को बाइडेन सरकार $62 बिलियन की मदद दे चुकी है। अगर रुपयों में गिनती की जाए तो आंकड़ा 13 अंकों तक जाता है। रुपयों में मदद 5,30,766 करोड़ रुपए हो जाती है। मस्क के पास ट्रंप सरकार में अमेरिकी टैक्स पेयर के धन की देखरेख की जिम्मेदारी है। जिस तरह के संकेत मस्क ने दिए हैं, उसे नहीं लगता कि ट्रंप यूक्रेन को मदद जारी रखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में साल की आखिरी खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आपको उत्सव का वो दृश्यम दिखाने जा रहे हैं जिसमें दुनिया के कई देश डूबे हुए हैं। दुनिया के कई देशों में नववर्ष 2025 का आगमन हो चुका है। लोग नए साल को अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। काउंटडाउन खत्म हुआ, 2025 का आगमन हुआ और इसी के साथ आतिशबाजी और जश्न शुरू हो गया। भारतवर्ष में नव वर्ष का आगमन चंद घंटों बाद होगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में 2025 दस्तक दे चुका है। ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दृश्य है। घड़ी की सुई रात 12 बजे पर पहुंची तो ऑकलैंड के क्लॉक टावर पर उत्सव शुरू हो गया। क्लॉक टावर और वहां का पूरा इलाका रंगीन रोशनी से नहा उठा। आतिशबाजी के साथ लोग जश्न मनाने लगे। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत किया गया। यह सिडनी के ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज की तस्वीर है। नूतन वर्ष की शुरुआत हुई तो सिडनी में अद्भुत उत्सव आरंभ हो गया। आकर्षक आतिशबाजी हुई, ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज जगमगा उठे। नए साल के स्वागत में कई शो आयोजित किए गए हैं। सिडनी के लोग जश्न में डूबे हुए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया में भी साल 2025 का आगमन हो चुका है। इन दोनों देशों में अद्भुत दृश्यम देखा। हजारों लाखों की भीड़ ने अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया। भारत से पहले 41 देशों में नया साल शुरू हो जाता है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारतवर्ष भी नव वर्ष का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।